नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट्स को। ये आज की जो पहली वर्कशीट है हमारी वो गणित की है और दूसरी वर्कशीट साइंस की है। ये वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41 है और ये 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबा छाया बनाती है तो सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण तो बेटा 60 होगा। ये उन्नयन कोण निकलेगा कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। अब देखो शॉर्ट तरीके से हमने करना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। तो एक मीनार है जो 30 मीटर ऊंचा है, तो मीनार जो हो गया आपका सीधे सीधे 30 मीटर ऊंचा हो गया और भूमि पर उसकी छाया बनी है 10√3। तो उसकी जो छाया बनी है वो 10√3 बनी है, समझ में। तो ये इसकी छाया बनी। हमने कहा tan थीटा निकाल लेते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो tan थीटा निकाली 30 बटे में 10√3। देखिए 10 से 0 कट गया और 3 से √3 कटा तो यहाँ पे आ गया सीधा आपका √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पे। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। ये मैंने आपको शॉर्टकट में निकाल के दिखा दिया कि निकालना कैसे है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। फिर ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से हमें निकालने के लिए कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन में बोला एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। तो ये एक दीवार है और ये बनी हुई है उसकी सीढ़ी, और जो कोण है वो यहाँ पे, अब हमें कोण दे रखा है कि 60 डिग्री का कोण बना है। यदि सीढ़ी का पाद पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो दूरी है ये 2.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो हमें लंबाई ये निकालनी, पी निकालनी है। फिर दोबारा फॉर्मूला वही लगेगा, tan 60 बराबर पी बटे में बी कितना है 2.5, यही निकलेगा। आपके सामने बहुत आसान है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में। लेकिन एक चीज़ उन्होंने हमसे एक चीज़ पूछी है, उन्होंने सीढ़ी की लंबाई पूछी है, तो हमें यहाँ पे tan नहीं लगा सकते, हमें ये निकालना है। h और b दे रखा है, जो दे रखा होता है उसे नीचे रखते हैं, b/h क्या होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा। सेक थीटा की फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यू, और वैल्यू डाल के जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि सेक 60 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। और बी आपको दे रखा है 2.5, तो ये यहाँ पे 2.5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर तीसरे प्रश्न में हमें बोला कि एक समतल खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है। एक समतल खड़ी एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है। तो अगर ये मीनार है और ऊंचाई अगर h है तो छाया कितनी हो गई, h√3। tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा अगर, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h बटे में h√3, h से h कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। और 1/√3 कब होती है, 60 पे। तो आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50√3 मीटर है। सेम जैसे ऊपर वाले में यहाँ कटा, यहाँ भी 50 से 50 कटेगा और सूरज का उन्नयन कोण इस केस में आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50 से 50 कटेगा तो ये यहाँ पे 1/√3 आया था, यहाँ पे ये 50/√3 ऊपर जाके √3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम समझा देंगे। चौथा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार 10√3 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए उन्नयन कोण निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है उन्नयन कोण निकालने का,
हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई उसने कहा कि कुछ ऐसा है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 10√3 है और ये 30 है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन में भी हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आंसर आ जाएगा इससे थीटा, टेन थीटा निकालेंगे, इसमें भी √3 आ जाएगा, P/B। तो 10√3, इसको सॉल्व करोगे तो 10√3 बटे में 30, 0 से 0 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। और टेन का वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 पे। ऐसे ये दो खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है, शिखर का तार द्वारा जुड़े हुए हैं जिनकी लंबाई L मीटर है। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुकी है तो L का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा ऐसा होगा, एक छोटा खंभा होगा, एक बड़ा खंभा होगा, और ऐसे इनके बीच का जो दूरी है वो इस तरीके से नापी जाएगी। और इन्होंने बोला कि एक की 16, तो ये आ गए आपकी 6 मीटर, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। आपको इसका मान निकालना है, इसका मान आप निकालेंगे तो 12 आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू लेके, क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण आपको दिया हुआ है। यहाँ भी टेन थीटा लगेगा। नहीं, यहाँ पे टेन नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, क्योंकि पी दे रखा है परपेंडिकुलर, और ये निकालना है हमें, ये वाली दूरी निकालनी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दोनों खंभों के बीच जो तार बंधा हुआ है उसकी दूरी। तो ये हमने अपने MCQ वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। अब रह गए आपके क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दी हैं, ठीक है। नीचे मैं चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, फेसबुक वाले लिंक पे क्लिक करो या फिर इंस्टाग्राम वाले लिंक पे क्लिक करो, आपको चारों आंसर्स की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से अपने आप चारों आंसर्स लिख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर देंगे आपके सभी डाउट्स। अभी बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वैसे आप 4 क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट कार्बन की है, साइंस की। तो कार्बन और उसकी यौगिक जो चैप्टर है, अब तक हमने पढ़ा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी होती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापन किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। बताया था आपको कि प्रक्रियात्मक समूह छोटे छोटे अणु होते हैं जो कार्बन उत्पादों की सभी गुणधर्मों को बदल देता है। कार्बन के उत्पाद जो होते हैं उनके सभी जो गुणधर्म होता है उनको करने का काम, उनको बनाने का काम, उनकी गुणधर्मों को डिसाइड करने का काम जो होता है वो प्रक्रियात्मक समूह करते हैं। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H7OH, ये सारे के सारे जो हैं वो एल्कोहल की प्रक्रियात्मक समूह हैं। आगे देखते हैं। अंतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापन करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा लेकिन जो समूह है उसका जो किसका वो समूह है वो सेम रहेगा। जैसे आपके सामने देखिए, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, सब में OH बिल्कुल समान है। इसमें देखते हैं, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगले युग्म प्रोपेन एवं ब्यूटेन में क्या अंतर है? C3H8 और C4H10, ये एक ही, इसमें अंतर ये है कि ये तीसरा मेंबर है प्रक्रियात्मक समूह का और ये चौथा मेंबर है, क्योंकि इसमें C3 लिखा है, इसमें C4 लिखा है। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो इसका आएगा आपका 44 और इसका 56। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 12 का है।
समझ रहे हैं, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 12 का है। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें तो इन सभी सूत्रों को देखोगे तो CH2 की इकाई का अंतर होता है। किसी भी प्रकार के सूत्रों को देख लो, CH2 का अंतर होगा। इसी प्रकार एल्कीनों की समझाते श्रेणी को देखो, श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। एथीन का सूत्र होता है C2H4। उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8, C5H10। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। किसी भी समूह के अंदर प्रत्येक अगला जो मेंबर होता है उसका पिछले मेंबर से जो फ़र्क होता है वो एक CH2 का होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पदार्थ CH4 है तो इससे अगला जो होगा वो होगा C2H6। देखो H4 से क्या बढ़ा? H6, और C से क्या बढ़ा? C2। तो एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। C3H8, एक कार्बन और बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन और बढ़ गए। C4H10, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। C5H12। तो इसको हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, इसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। और कई बार इन समजातीय श्रेणियों में प्रक्रियात्मक समूह भी लग जाता है। कैसे लग जाता है? जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ये जो OH लास्ट में लगा हुआ है ये प्रक्रियात्मक समूह है। ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे छोटे छोटे अणु हैं जो इस पूरी श्रृंखला को बदल देते हैं, इस श्रृंखला के सभी गुण धर्मों को बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नाम का आधार बेसिक कार्बन की उस मूल श्रृंखला पर आधारित होता है जिसको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो बेटा इसमें नेमिंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे, ऐसे नेमिंग समझ में नहीं आएगी। बस मैं आपको सिंपल बता दूं कि नाम जो होता है वो इस आधार पर दिया जाता है कि उसमें कार्बन कितने हैं। एक कार्बन के लिए मिथ और अल्कोहल के लिए ऑल, 2 कार्बन के लिए इथ और अल्कोहल के लिए ऑल, इसलिए इथेनॉल। 3 के लिए प्रोप, अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड के लिए मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ऐसे नाम बनते हैं। प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो समजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है, कर लेते हैं। ये ऊपर लिखा है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यह आपका पहला उत्तर है। आगे देखते हैं। कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n2 है। इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए, तीसरे का और चौथे का। CnH2n, तो CnH2n इसका बेटा दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों लिख लेते हैं। तो C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उससे कितना हो जाएगा C2H4। C3H डबल होगा H6, C4 तो H कितना हो जाएगा 8। ये आपका दूसरा मेंबर, ये आपका तीसरा मेंबर, ये आपका चौथा मेंबर। इसका नाम होता है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो हमारी इसी के साथ साइंस की आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। चलिए आपसे मिलते हैं फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।